चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका तैयारी लगातार चल रहा होगा। बायोलॉजी के क्लास में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट में ऑलरेडी जो है बता चुके हैं और आज जो है पार्ट 3 कोशिश करते हैं कि आज चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए, और फर्स्ट पार्ट का आप लोग बहुत प्यार दिए हैं उस वीडियो को, है ना। इसी प्रकार से पार्ट 3 और थंबनेल पर बार बार बता रहे हैं कि लिखा गया है कि समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट डिसलाइक कर दीजिए, समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि वो लाइक से फ़ायदा ही क्या जिसमें बच्चा, है ना, बच्चों समझ नहीं पाए। अब बताइए कि समझ भी नहीं पा रहे हैं और हम ज़बरदस्ती आपसे लाइक करवा रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिए, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल लाइक नहीं करिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे नहीं हैं, समझाने में असमर्थ हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? समझाने में असमर्थ है, इसीलिए जो है आप नहीं समझ रहे हैं बातों को, लेकिन हमें अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि समझा देंगे आपको, यह चैप्टर समझा देंगे जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझाए थे। आज पार्ट 3 में भी है, उसी जुनून उसी जोश के साथ जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए पढ़ते हैं हम लोग मिलकर। आज जो बताने के लिए जा रहे हैं जंतुओं में पोषण, क्या बताने के लिए जा रहे हैं? जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, जो देखिए। पोषण समझ रहे हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं सब पोषण है, तो पोषण समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले समझिए जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है, तो कहिएगा कि जंतुओं में क्या कहिएगा? सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि पौधा जो है अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होता है, जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। जबकि जीवधारी जो है हम लोग जो है पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। बात समझे कि नहीं? ठीक है। और जीव जो अपना पोषण दूसरे से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। स्वपोषण और पर पोषण में आपको विस्तार से बताए थे कि स्वपोषण वह पोषण को कहते हैं जो अपना भोजन खुद जो है ना तैयार करे। बात समझे कि नहीं? और हम लोग जो हैं पर पोषण में आते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे पर आश्रित हैं। बात समझे कि नहीं? उसके बाद क्या कर रहा है कि उसे पर पोषण या पर पोषण का दूसरा नाम अगर कह सकते हैं, उसको विषम पोषी भी कहा जाता है। पर पोषण का दूसरा नाम क्या है? विषम पोषी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि जंतुओं में पोषण कई चरणों में हो सकता है। जंतुओं में पोषण कई चरणों में हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है ये 100 ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले लॉन्ग वाला समझा देते हैं, और लॉन्ग वाला समझाने के बाद ये 100 ट्रिक जो बनाए हैं इतना ही है, उसे समझाने का प्रयास आपको करते हैं। ठीक है। पहला है अंतःग्रहण, है ना। अंतःग्रहण क्या कह रहा है कि जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर में, है ना, शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। बात समझे कि नहीं? यानी कह रहा है क्या कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो अंतःग्रहण कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भोजन को भोजन को अंदर ग्रहण किया जा रहा है। क्या अंतःग्रहण याद हुआ? भोजन को अंदर ग्रहण करना ही अंतःग्रहण कहलाता है। क्या आपको याद हो गया? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ें। अब दूसरा क्या है? पाचन। दूसरा क्या है? पाचन है। कहिएगा पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है। इसमें आहार के जो है बड़े अणुओं को क्या करते हैं? बड़े बड़े अणुओं जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण, है ना, उसको क्या करता है? छोटे छोटे अणुओं में बदलने, है ना, बदलने का काम किया जाता है, जिसे क्या आप कह सकते हैं? जिसे आप पाचन कह सकते हैं। ठीक है। यानी बड़े बड़े जो अणुओं खाते हैं उसे क्या छोटे छोटे अणुओं में उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पाचन कहते हैं।
अब यहाँ पर ही देखिए क्या करा, अब शोषण क्या करा, अब शोषण पाचन क्रिया के फलस्वरूप, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु यानी आंत की दीवार अवशोषित होकर क्या रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहा जाता है। दूसरी भाषा में कहे तो यह शरीर में क्या खून बनाता है, शरीर में क्या खून बनना है ना, क्योंकि अवशोषित कर रहा है जो भी चीज़ को खा रहे हैं। अब जो खा रहे हैं तो उसमें से जो प्रोटीन है, कोई वसा है, कोई फैट है, तो ये सब जो चीज़ हैं उसे छाटेगा ना, तो छाट के चीज़ों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, तो अवशोषित करेगा उसे क्या कहते हैं, अवशोषण करते है ना, अवशोषण कहते हैं। तो वो क्या खून बनाता है, वो क्या बनाता है, खून बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब चौथा नंबर क्या है, स्वांगीकरण। चौथा नंबर क्या है, स्वांगीकरण। क्या कर रहा है कि पोषण के जिस चरण में ऊर्जा उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, ऊर्जा उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, जो एनर्जी उत्पन्न करता है, जो एनर्जी उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ। अगला देखिए क्या कर रहा, बहिष्करण। बहिष्करण भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहिष्करण। अब ये तो आपको बता दिए, ये तो आपको बता दिए। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको 100 ट्रिक से देखिए बता रहे हैं, यहाँ पर 100 ट्रिक से बताने का देखिए प्रयास कर रहे हैं। अंतःग्रहण सबसे पहले बताएं, अंतःग्रहण क्या बताइएगा कि भोजन को अंदर ग्रहण करना, सिंपल सा मैटर है, भोजन को अंदर ग्रहण करना, अंतःग्रहण याद हो गया, भोजन को अंदर ग्रहण करना, अंतःग्रहण क्लियर हो गया। दूसरा पाचन, पाचन में क्या बताइएगा कि जो भोजन अंदर ग्रहण किए उसे पचाना, जो भोजन अंदर ग्रहण किए उसे क्या करना, तो उसे पचाना, उसे क्या, पाचन। यह भी क्लियर हुआ। अब अगला देखिए, अब क्या है, अब शोषण। क्या है, अब शोषण। अब शोषण में क्या कहिएगा, भोजन को अवशोषित करना ताकि शरीर में क्या बने, खून बने, शरीर में क्या बने, खून बने। तो तीसरा भी याद हुआ, पहला अंतर ग्रहण करना, जो भोजन अंदर ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा भोजन अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो उसको जो है पचा रहा है ना, तीसरा भोजन को अवशोषित कर रहा है ताकि शरीर में क्या बने, खून बने। ठीक है। चौथा स्वांगीकरण, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है ना, स्वांगीकरण इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद बच गया पांचवा, बहिष्करण। इसमें क्या होता है, मल मूत्र के द्वारा शरीर से क्या, बाहर निकलना। ठीक है, मल मूत्र के द्वारा शरीर से क्या, बाहर निकलना। ठीक है, समझ में आया चीज़ों को, आप समझे। चलिए आगे बढ़े। तो ये 100 ट्रिक से आप याद रखिए, लॉन्ग वाला याद नहीं होता है, डायरेक्ट आप 100 ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 100 ट्रिक से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, मानव पाचन तंत्र, बस यह पढ़िए, उसके बाद एंड है ना, दी एंड हो जाएगा यह पढ़ने के बाद। ठीक है, यह चैप्टर पूर्ण रूप से। अब एक टॉपिक यह बचा हुआ है कि मानव पाचन तंत्र जो है क्या है, और यह जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले समझिए कि मानव पाचन तंत्र है ना, क्या कहना, आहार नाल। क्या कहना, आहार नाल, ये वाला जो नाल होता है ना, आहार नाल। ठीक है,
आहार नाल एक लंबी नाल है जो मुंह से लेकर, जो यहाँ मुंह से लेकर कहाँ तक, तो मलाशय तक, यहाँ मलाशय तक यानी गुदा, मलाशय यानी गुदा तक जो है अंत तक फैली। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर ही लंबी होती है। आप कहिएगा जो मुंह से लेकर मलद्वार तक फैली हुई है वही नली को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। यह तो आप समझ लिए। आगे देखिए, सबसे पहला यह चीज़ आप समझिए। यह देखिए, यह 2014 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में यह जो है पूछा गया प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन का मतलब हो गया चित्र सहित। सचित्र वर्णन का मतलब क्या होता है, चित्र सहित होता है। समझ गए कि नहीं। और इतना बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए यह प्रश्न जो है बेहद इम्पोर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहला देखिए, कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं। अब कौन कौन से अंग एवं कौन कौन से ग्रंथि भाग लेते हैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कहिएगा, मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन को भोजन को पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। इसका जो है 3 भाग होता है ना। क्या कह सकते हैं 3 भाग, एक जीभ कह सकते हैं, दांत और एक लार ग्रंथि। 3 भाग। पहले मुख गुहा समझें क्या कर रहा है। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। सबसे पहला अंग कौन सा अंग है, तो कहिएगा सबसे पहला अंग जो है ना मुख गुहा है। सबसे पहला अंग कौन सा है, तो मुख गुहा है। ठीक है, समझे कि नहीं। तब मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। इसका जो है 3 भाग होते हैं। इसका कितने भाग होते हैं, तो इसका 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब 3 भाग कौन कौन से हैं, तो जीभ, दांत एवं लार ग्रंथि। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताते हैं। दांत और जीभ यहाँ पर लिए हैं, और देखिए दांत और जीभ के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। गारंटी है कि आपको समझा देंगे, समझाने का तो गारंटी है इसके, है ना। इसमें कोई जो है त्रुटि नहीं है। चलिए आगे बढ़े, समझिए मैटर। कह रहा है कि दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, कृंतक को आप छेदक भी बोल सकते हैं। कृंतक को आप क्या कह सकते हैं, छेदक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और छेदक कौन सा होता है, ये काटने वाला दांत होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला जो साइड देख रहे हैं ना, ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं, यही जो है कृंतक है। यही क्या है, यही जो है आप क्या कह सकते हैं, कृंतक, यानी इसको कह सकते हैं छेदक, है ना। क्या कह सकते हैं, छेदक, काटने वाला दांत। क्या, काटने वाला। दांती काटते हैं कौची से, दांती एकदम ऐसे काटते हैं, किसी को दांती काटते हैं ऐसे, समझे कि नहीं। दांती काट लेते हैं, तो दांती किससे कट रहता है, छेदक, यानी क्या कह सकते हैं, कृंतक, है ना। कृंतक क्या कह सकते हैं, कृंतक। उसके बाद आता है रदनक। क्या आता है, रदनक। ठीक है, तो रदनक को आप भेदक भी कह सकते हैं। रदनक को आप क्या कह सकते हैं, भेदक भी कह सकते हैं। ये फाड़ने वाला दांत होता है। ये कौन सी दांत होता है, फाड़ने वाला। शेर का दांत देखे हैं, शेर का कौन सा दांत होता है, भेदक, है ना, यानी रदनक, एकदम फाड़ देता है। कौन सा, तो ये वाला देखिए, ये वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला, है ना। ये साइड जो होते हैं ना, दोनों साइड और दोनों ऊपर से 4 गो, है ना, समझे कि नहीं। मड़वा के पंडाल की टाइप का जो है ना, चारों, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं, भेदक कहते हैं, फाड़ने वाला दांत। उसके बाद क्या कह रहा है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, अब देखिए यहाँ से जो इधर वाला जो दांत देख रहे हैं, उधर वाला, ये तो चबाने वाला दांत है। इधर क्या है, चबाने वाला दांत है। यहाँ चहुआ,
चहुआ जो है चबाने वाला है, लेकिन आगे से चहुआ के थोड़ा सा आगे से जो आगे से चबाते हैं उसको कहते हैं अग्र चबर्णक। और जो एकदम पाछे से जो एकदम मेहिन करते हैं, छोटे छोटे एकदम मेहिन कर देते हैं, उसे कहते हैं चबर्णक। कोई दिक्कत? तो हो गया कृंतक, रदनक, अग्र चबर्णक और चबर्णक। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्र चबर्णक और चबर्णक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीभ में बता रहे हैं, जीभ में कितना बढ़िया संरचना लिखे हैं, देखिए यहाँ पर है ना। यहाँ से सबसे पहले किए हैं कि ये वाला भाग क्या होता है, तो ये वाला भाग मीठा होता है। इधर साइड वाला भाग क्या होता है, तो साइड वाला भाग जो होता है वो खट्टा होता है। ये वाला भाग किधर होता है, तो ये वाला भाग कहिएगा नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है। और ये लास्ट में होता है ये कड़वा लगता है ना। ये लास्ट वाला भाग क्या कड़वा लगता है। समझ में आया? अब देखिए क्या कर रहा है कि जीभ में है ना 10,000 स्वाद कलियाँ पाया जाता है ना। जीभ में कितने, तो 10,000 स्वाद कलियाँ पाया जाता है। अच्छा, स्वाद कलियाँ सबसे ज़्यादा पुरुष में होती है या महिला में, है ना? सबसे ज़्यादा स्वाद जो होती है ना, जीभ में स्वाद चखने की जो क्षमता होती है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती है। किसमें? महिलाओं में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका 3 भाग जो है वही 4 भाग जो बताए हैं कि अग्र भाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनाशील होती है, पिछला भाग जो है कड़वा होता है, ठीक है। यही साइड वाला जो भाग है वो खट्टा और नमकीन होता है। बस यही करना है, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अभी 5 नंबर का जो पूछेगा संरचना, तो इसे ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख सकते हैं। ये हम आपको इसलिए बताएं कि इसका जो है 3 भाग होता है ना, जीभ, दांत एवं लार ग्रंथि। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको है ना आउटी नॉलेज देने का प्रयास किए, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्या कर रहा है, ग्रास नली। ग्रास नली को ग्रसनी भी बोला जाता है और इसे एक नाम से और ग्राशिका भी बोला जाता है ना। अब क्या कहेंगे, ग्राशिका जिसका लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, तो कहिएगा 12 सेंटीमीटर होती है, जो भोजन को क्या आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। और ग्रास नली में क्या है ना कर्मा कुंचन गति होती है। कर्मा कुंचन गति होती है। अब कर्मा कुंचन गति क्या है जो देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये नली है, तो नली में देखिए घोंट रहे हैं, यहाँ से फूल गया कि नहीं, ये फूल गया और फिर वैसा ही हो गया, यानी कुछ घोंटते हैं तो यहाँ फूल जाना, वही कर्मा कुंचन गति कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कर्मा कुंचन गति कहलाता है। अब बचपन में देखे होंगे कोई बच्चा एकदम रोटी ले लिया, नमक लगा लिया और ऐसे एकदम लपेट के एकदम खाया हुमच के, अब डायरेक्ट जो है एक बार जो है घोट गया, तो घोटने से ये जो है तुरंत क्या सांप नियन फूलने जाता है, ठीक ने, कर्मा कुंचन गति। एक खेत वगैरह पटता है तो उसमें जो है खेत वगैरह पटता है तो उसमें क्या होता है, जब खेत पट रहा है तो उसमें जो है ना क्या बोला जाता है उसे, डिलीवरी बिछता है ना प्लास्टिक वाला, तो उसमें जो कर्मा कुंचन गति देखने को, पानी जब जाता है ना तो इस प्रकार से फूलते हुए उसमें पानी जाता है, तो उसमें भी कर्मा कुंचन गति होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ से क्या है, तो कहना है कि आमाशय, क्या कहना है, आमाशय क्या कह रहा है कि आमाशय एक थैली नुमा संरचना होती है। आमाशय क्या होती है, तो आमाशय एक थैली नुमा संरचना होती है जिसका आकार जो है सीम के बीज की तरह होती है, जिसका आकार सीम के बीज की तरह होती है, ठीक है। यह जो है बढ़िया से समझिएगा आमाशय के बारे में। आमाशय एक थैली नुमा संरचना होती है जिसका आकार सीम के बीज की तरह होती है। सीम के है ना, इस तरीक़ा से सीम के बीज की तरह होती है आकार, ठीक है। आमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक रहता है।
अमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटा तक रहता है। कितने घंटा तक? 3 से 4 घंटा तक रहता है। अमाशय में गाढ़ा पदार्थ को काइल, है ना, काइम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को क्या? चाइल कहा जाता है। कितना बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किए हैं। अगर एग्जामिनर पूछ दे तो आप कहिएगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है, ये तो पढ़ना ही नहीं है मेरे बुक में। अगर बताइए, अगर पूछ दिया कि बताइए अमाशय जो है, अमाशय के गाढ़े पदार्थ को क्या कहा जाता है, अब आप जो है अकबक हो जाइएगा कि कहाँ से पूछ दिया। लगता है कि एकदम बहुत हाई लेवल से जो है क्वेश्चन को पूछा गया है, इस तरीक़ा से आप कहिएगा, ठीक है, कि 10th क्लास के है ये नहीं है। तो ये सब भी जानने का प्रयास करिए, ठीक है। खाली ऊपर ऊपर हौला चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल नहीं है, सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अमाशय में गाढ़ा पदार्थ को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है, जबकि लिक्विड पदार्थ जो होते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। अमाशय जो है पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का क्या करता है? स्राव होता है। अमाशय जो है पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का क्या करता है? स्राव करता है, ठीक है, समझे। उसके बाद क्या कर रहा है कि अमाशय में 3 भाग होते हैं। देखिए यह तो बता दिए अमाशय का, लेकिन यह वाला जो चीज़ अभी बता रहे हैं ये हाई लेवल का चीज़ है ना। ये क्या है? हाई लेवल का चीज़ है। समझिए यहाँ पर 3 चीज़ समझिए। कह रहा है कि अमाशय में 3 भाग होती है, जिसमें आगे वाला भाग को कहते हैं कार्डियक। आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? आगे वाला भाग को कार्डियक कहा जाता है। मध्य वाला भाग को क्या कहा जाता है? फुंदिक कहा जाता है। लेकिन पिछले वाला भाग को क्या कहा जाता है? पायरोलिक कहा जाता है। ये एकदम बहुत हाई लेवल का चीज़ बताए, ठीक है, समझें कि नहीं। अमाशय का 3 भाग होता है, जिसमें पहला भाग अग्रभाग, आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? तो कार्डियक कहा जाता है। मध्य भाग को फुंदिक कहा जाता है और पिछले भाग को, है ना, पायरोलिक कहा जाता है। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं अमाशय। देखिए सबसे पहले अभी अमाशय आप समझिए। यह वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, इधर से जो आया है ये तो नली आया है, बात समझे, ग्राशिका। अब यहाँ से ग्राशिका जो है इधर, ये ब्लैक से कर देते हैं। ये वाला जो है आप देख रहे हैं ये भाग, ठीक है, इसीलिए लिखे थे कि ये सीम के बीज के आकार होते हैं, है ना। ये सीम के बिच्चा की तरह जो है देखने से लगता है, बात समझे कि नहीं। इसीलिए यही आपका क्या है? अमाशय है। यही आपका क्या है? अमाशय है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला यकृत है। ये वाला क्या है? ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला क्या है? ये वाला यकृत है। ये वाला देखिए यकृत है, समझे कि नहीं। और ये यकृत जो है इसमें क्या स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है। यकृत में जो है पीत रस स्रावित होता है, समझे कि नहीं, स्राव होता है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यकृत, लीवर के बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में विस्तार से पढ़ना है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, समझिए, यह जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्योंकि इसका वजन जो है लगभग 1.5 kg तक होता है। सोचिए कितना बढ़िया है ना। 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन इसका, समझिए, बात समझे कि नहीं। तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्योंकि इसका वजन लगभग कितना? 1.5 kg होता है। यकृत से कौची? पीत रस का स्राव होता है। अभी बताए ना कि यकृत से क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है ना। जो भोजन को क्या क्षारी, है ना, क्षारीय बनाने में का काम करता है। और यहाँ से जो है वसा अलग होता है ना। वसा अलग कहाँ से होता है? कहिएगा लीवर से जो है वसा अलग होता है। लीवर से क्या होता है? वसा अलग होता है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए उसके बाद क्या करा? यह जो है
अमाशय और छोटी आंत के बीच में क्या स्थिर होता है। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थिर होता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है। यह मुख्यतः वसा और अम्ल में बदल देता है। इसका काम क्या है, इसका काम है वसा को वसा अम्ल में बदल देना। वसा को वसा अम्ल में बदल देना किसका काम है, अग्नाशय का काम है ना। वसा को वसा अम्ल में बदल देना अग्नाशय का काम है। क्या आपको समझ में आ रहा है, आप बातों को समझ रहे हैं। चलिए अगला जो है बताने का प्रयास करते हैं। अब दो चीज़ और हैं बस, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। छोटी आंत जिसकी लंबाई ज़्यादा और व्यास कम होती है। अब जाहिर सी बात है कि जिसका लंबाई ज़्यादा रहेगा उसका तो व्यास कम रहबे न करेगा। कोई ऐसे रहेगा कोई ऐसे रहेगा, तो ये तो व्यास हो गया है ना। इसका जो है चौड़ाई कम होगा, तो वही कह रहा है कि जिसका लंबाई ज़्यादा हो और व्यास कम हो उसे छोटी आंत ऐसे भी कह सकते हैं। और जिसका व्यास ज़्यादा हो और लंबाई जो है कम हो बड़ी आंत की होती है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो तो लिखा गया है, लेकिन और भी बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। छोटी आंत के बारे में अभी बताया ना कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा और व्यास कम होती है, ऐसे भी। लेकिन ऐसे काम चलेगा, पूरा डिटेल से लिखिएगा। पूरा डिटेल से कैसे लिखिएगा, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत को कहा जाता है। छोटी आंत को क्या कहा जाता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। जो पचौनी ने कहते हैं कि इतना बड़ा खस्सी का पचौनी निकला है, बात समझे कि नहीं, तो वो छोटी आंत ने है। कौन सा, छोटी आंत का है, बात समझे कि नहीं। इसकी लंबाई जो है 6 से 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई जो है 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है ना। इसमें भोजन मिले हुए सिर्फ वसा का क्या करता है, पाचन। जो भी भोजन है, मिला हुआ भोजन है, उसमें से छांट के खाली वसा का इसमें पाचन होता है। क्या चीज़ का, तो खाली वसा का इसमें पाचन होता है। क्या आपको बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए बड़ी आंत, कहिएगा कि यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ में मिले हुए पानी को सोख लिया जाता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को मल के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए, पानी को भी अवशोषित कर लिया जाता है, पानी को भी नहीं निकलने के लिए देता है। बात समझे कि नहीं। अब पानी नहीं निकलने के लिए देता है, पानी को शरीर में क्या अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक नहीं, क्योंकि पानी तो इम्पोर्टेंट है। पानी को शरीर से कैसे बाहर करें, बात समझे कि नहीं। तो वही लिखा है कि यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, जहाँ सिर्फ अवशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी को क्या, तो पानी को सोख लिया जाता है और बाकी बचे हुए जो भी गंदे पदार्थ हैं उसको मल के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। उसको मल के रास्ते से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। पानी निकल जाएगा तो दिक्कत होगा। कैसे, कभी कभी लूज मौसम होता है, तो आप देखते हैं लूज मौसम में क्या होता है कि उसमें जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आता है, तो व्यक्ति को क्या कमजोरी महसूस होने लगता है, जिससे फिर पानी चढ़ता है। बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो है लूज मौसम में पता चलता है कि किस प्रकार से जो है पानी बार बार निकलने से शरीर पतला हो जाता है और उसके बाद कमजोरी महसूस होने लगता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो यह था पूर्ण रूप से चैप्टर, और आज जो है पूर्ण रूप से यह चैप्टर समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर में आपको बस इतना ही पढ़ना था, इतना ही के जानकारी आपको पहला चैप्टर में रखना था। उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर लगातार जो है बताने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप कमेंट करना ना भूलें।
बात समझे। आप कमेंट लाइक एकदम करना ना भूलें। आप गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, आप आगे बढ़ाने का काम करिए। आपका जो है मेरा मेहनत रहेगा और आपका जो है कर्तव्य है कि लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को जो है ना शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बात समझें कि नहीं। और चैनल पर बने रहिए। आप जो भी आपको डाउट जाता है कमेंट में आप डायरेक्ट लिखिए, आपका कमेंट का जवाब हम हमेशा देते हैं। वैसा कमेंट जो कि एक अच्छा लगे, जिससे कुछ जानकारी प्राप्त हो। अब कुछ बच्चा अच्छा लगा वीडियो सर थैंक्स, तो उसको दिल से धन्यवाद कह दिए। बात समझे। अब कुछ कमेंट्स ऐसा होते हैं कि सर यह टॉपिक नहीं समझ में आया, तो वह कमेंट को उठाकर लाया जाता है और उसमें से वीडियो है ना बताने का प्रयास करते हैं। वह टॉपिक से वीडियो एक लाते हैं है ना, छोटा वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ है बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है एक कमेंट लाइक कर ज़रूर बताने का प्रयास करिए, इससे ऊर्जा मिलता है। और फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है ना शोषण के बारे में बेहतरीन ढंग से, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से शोषण चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब आपको क्या लगता है कि जो थंबनेल पर लिखा गया था कि अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, क्या आपको वीडियो समझ में नहीं आया? गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वह चीज़ों के बारे में बताए हैं जो कहीं पर ही नहीं है ना। कोई टीचर इतना डिटेल से नहीं बता रहे हैं और टोटल बुक में आपको जितना भी टॉपिक दिया गया है टोटल आपको जो है बताने का प्रयास किए हैं मात्र 3 वीडियो में। 3 वीडियो में जो है यह जो है चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आप भी मानते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि गुरुजी जो बोल रहे हैं वह सही है? चलिए बहुत अच्छा। जो बच्चों को नोट्स लेना है 7903811309 पर आप संपर्क कर पीडीएफ जो है पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ आप लेकर आराम से इत्मीनान से वीडियो चालू करिए, पीडीएफ साथ में रखिए और बेहतरीन ढंग से देखिए। अब इसका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एक एक प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे। जहां पर दिया गया है बीबीडी से दिया गया है, क्वेश्चन बैंक से दिया गया है, टोटल जो ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न वह प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। और लगभग जो है ना 40 से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा, एकदम इम्पोर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।